नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से। हम आज क्यूरियोसिटी क्लास 8 के लिए जो NCERT ने बहुत ही प्यारी बुक लॉन्च की है उसे पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर करेंगे। क्यूरियोसिटी बुक बेटा ऑलरेडी अमेजन पे अवेलेबल है और कल ही शाम को NCERT ने अपनी वेबसाइट पे, अगर सॉफ्ट कॉपी में लेना चाह रहे हैं तो आपको NCERT की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप हार्ड कॉपी में ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप अमेजन के थ्रू मंगा सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस जो नई बुक लॉन्च हुई है और पुरानी बुक लॉन्च हुई है, मैंने पैरेलली जो इंडेक्स है उसको एक साथ तैयार कर दिया है आपको ये समझाने के लिए कि इसमें 13 चैप्टर हैं। पुराने वाले में 13 चैप्टर थे, लेकिन एक चैप्टर कम है। वो कैसे? जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये जो बचे हुए 12 चैप्टर हैं इनके लिए आप कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है ही नहीं, तो टोटल 12 चैप्टर दिखाई देंगे। वेरएज़ ओल्ड बुक में आपको 13 चैप्टर पढ़ने थे। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। अब बात करते हैं हम प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंकेज कैसे है। जो अभी 13 चैप्टर हैं उनका लिंक कैसे है, उसके लिए मैंने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है। जो पहला चैप्टर है जस्ट इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ इन 12 चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। चैप्टर 2 में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी 8th क्लास की ओल्ड बुक में हम पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से। चैप्टर 3 जो कि हेल्थ है वो 6th क्लास में फूड और 7th क्लास में न्यूट्रिशन के नाम से हम पढ़ चुके हैं। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी 6th and 7th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही हम पढ़ चुके हैं और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, चैप्टर नंबर 5 और 6 जो कि फोर्स है एंड प्रेशर के बारे में बता रहा है, वो 6th और 7th में हमने मोशन के नाम से पढ़ा था और क्लास 6 में एयर अराउंड अस के नाम से पढ़ा था। उसी को अभी एक कदम आगे ले जाके हमें समझा रखा है और फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे और प्रेशर विंड्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। चैप्टर नंबर 7 पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जो कि 6th क्लास में सोर्टिंग मटेरियल और 7th क्लास में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पढ़ा है। तो ये दो जो चैप्टर हैं 7, 8, ये बेटा आपको 6th और 7th में सोर्टिंग मटेरियल एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में मिलेगा। उसी को हम एक कदम आगे लेके गए और उसी को समझने की कोशिश करेंगे 8th क्लास में। हाँ, ये जो नया चैप्टर आया द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन, ये आपको केमिस्ट्री के और गहराई में ले जा रहा है। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ ये नया इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर ऐसा है जो हमें थोड़ा बेसिक से समझना पड़ेगा। 8 चैप्टर तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 9th चैप्टर में आके थोड़ा हमें लगेगा कि कुछ नया आया है। चैप्टर 10 लाइट, ऑलरेडी 6th 7th में हम लाइट के नाम से ही पढ़ चुके हैं। और इस बात का ध्यान रखना बेटा, लाइट आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो गलती से भी लाइट को मत स्किप कर देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर 13 में से मैं 1 छोड़ देता हूँ, 12 की तैयारी करके चला जाता हूँ, तो गलती से भी लाइट को मत छोड़ना, क्योंकि लाइट आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। 6th में था, 7th में था, 8th में आ गया, आगे हायर क्लासेस में भी बार बार आएगा, तो 6 लाइट को जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काईज, इस स्काई के बारे में जो हम अभी ब्रिज कोर्स में पढ़ा था, अभी रिसेंट जो NCERT ने ब्रिज कोर्स लॉन्च किया था ना 8th क्लास के लिए, उस ब्रिज कोर्स में हमने ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, फेसेस ऑफ मून, वो सब पढ़ा है हमने। लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, वो सब पढ़ा है। उसी को कनेक्ट करेगा ये, उसी से कनेक्ट करने वाला चैप्टर है 11। चैप्टर 12 हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी, क्लास 7th में हमने वेस्ट वाटर एंड फॉरेस्ट पढ़ा था, उसी से कहीं ना कहीं लिंक बनाएगा क्लास 8 में चैप्टर नंबर 12। लास्ट चैप्टर 13 जो कि हमें अर्थ के बारे में बताएगा। ये थोड़ा इस टाइप का चैप्टर है जिसे मैं कहूँगा इट्स ए काइंड ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन, एक नया इंट्रोडक्शन है। इसमें करेगा क्या बेटा, अभी तक जो हमने अर्थ के बारे में समझा था क्लास 6 में, 7th में या फिर इन 12 चैप्टर में, इससे पहले वाले जो 12 चैप्टर हैं उसमें जो हमने मान लिया ये लाइट को समझा है, वेस्ट वाटर फॉरेस्ट को समझा है, ये सब चैप्टर को क्लब करेगा और हमारे अर्थ के बारे में बताएगा कि अर्थ ऐसा क्यों है कि इसी पे लाइफ पॉसिबल है, दूसरे किसी प्लेनेट पे पॉसिबल क्यों नहीं है। तो वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। चिंता मत कीजिए, आराम से चलिए, बहुत प्यारी बुक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद ये बेसिक जो रहता है एनसीईआरटी के फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप ये कह सकते हैं इस बुक के बारे में क्या है। डिफरेंट तरीके बता रखे हैं, शेयर योर क्वेश्चंस। जब आपको इस टाइप की डायग्राम दिखे तो आप क्वेश्चन को शेयर करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट के बारे में, कहीं कोई केमिस्ट्री है, फिजिक्स है जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, या केमिस्ट्री है जहाँ आप केमिकल से डील कर रहे हैं, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपको सेफ्टी रखनी है। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? उस टाइप से बेसिक वो है, हल्का से इसमें पढ़िएगा। रटने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। अब आता है बेटा, ये देखिए टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम। कोई आदमी कहे कि पुरानी बुक बहुत प्यारी थी, ये नई वाली में पता नहीं क्या आ गया, कहाँ से आ गया। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि उसको ये बोलिएगा एक बार प्लीज़ देख तो लीजिए, बुक डिज़ाइन किसने की है, बुक के बारे में प्लानिंग किसने की है, वो समझ लीजिए आप। कंट्रीब्यूटर कौन है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बेटा इंडिया का। अगर आप साइंस के मामले में कहेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है TIFR, उनके टीम लीडर हैं। किसी भी कोई प्रोफेसर है, कोई इवन अगर हम बात करें, ये देखिए पूरी टीम, लास्ट सबसे लोएस्ट युक्ति शर्मा, सी इज़ द ओनली, मतलब वो भी आप ये मानिए प्रोफेसर है, एंड दैट टू बी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब लास्ट बंदा भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का प्रोफेसर है। आप सोचिए कितने लोगों ने डिज़ाइन किया, DRDO, TIFR, बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इस बुक के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा है। ये इंडेक्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 1 बाय 1 हम और डिटेल में चलेंगे जैसे जैसे चैप्टर करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 डील करेंगे, फिर चैप्टर 2 लाइक दिस हम आगे बढ़ते जाएंगे। विद दिस ये हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको समझना क्या है, इसमें इस चैप्टर में आपको ये बता रखा है कि बचे हुए जो 12 चैप्टर्स हैं वो कैसे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा लिंक है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए पहला वर्ड कितना प्यारा यूज़ किया है इस बुक में, डियर यंग साइंटिस्ट। आप लोगों को यंग साइंटिस्ट बोला है उन्होंने, क्लास 8 के बच्चे को यंग साइंटिस्ट करके बुला रहे हैं। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चन। हर एक चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर नॉट मीन फॉर एनी एग्जाम, वो किसी एग्जाम के लिए नहीं है, वो एग्जाम में आएंगे भी नहीं, नो नीड टू वरी। दे आर यूनिक इन्वेस्टिगेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये यूनिक क्वेश्चंस जो आपके लिए फर्स्ट पेज पे दिए मिलेंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे बेटा। उस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है, वो याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं है, वो आपके अंदर उत्सुकता पैदा करने के लिए हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे आपके अंदर कि आपको सोचना है कि आपके लेफ्ट राइट चारों तरफ आपके एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। उसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाने की कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को क्या सॉल्यूशन है। Why is one side of a पूरी thinner than the other? पहला क्वेश्चन आ गया। पूरी की एक साइड, जब भी हम पूरी बनाते हैं, मम्मी ने पूरी बनाई, मैंने पूरी को बेटा 2 उसमें बनाया है, मतलब पूरी के लिए 2 साइड बना दी ताकि आप उसको फील कर पाओ। तो जब भी मैं पूरी मान लिया कढ़ाई में डाली, गरम तेल है, उसमें जैसे ही पूरी डालेंगे तो क्या होगा, पूरी आप देखोगे पूरी बेटा, पूरी की एक साइड, नीचे वाली साइड तो पतली रह जाएगी और ऊपर वाली साइड यूँ फूल जाएगी, इस टाइप से ऊपर वाली साइड फूल जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है? क्या भी आपने कभी सोचा है, पूरी बना लो, भटूरा बना लो, रोटी बना लो, उसकी एक साइड फूल के ऊपर चली जाती है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में मैं हल्का सा एक आपको हिंट देना चाहूँगा। आप सोचिएगा, जब तक हम चैप्टर के लास्ट में पहुँचेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, तब तक आप सोच के रखिए क्या आपको समझ आया। एक बात बताओ बेटा, पूरी किस चीज़ की बनी है? आटा, सेकंड पानी। तो आटा और पानी को मम्मी ने गूँथा, और जो पानी था ये कहाँ गया? गरम तेल में, हॉट ऑयल। ये कैसा है बेटा? बहुत गरम तेल है और इसमें पानी है। तो पानी ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा और जैसे ही पानी को हीट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा बताओ? वेपोराइज।
अब वेपोराइज होगा, जब वेपोराइज हुआ इसके अंदर पानी था, वो वेपोराइज होगा तो अपने साथ उस पूरी की एक लेयर को ऊपर लेके चला जाएगा, जबकि दूसरी लेयर, ये वाली लेयर पूरी के साथ अटैच रहेगी। तो ये वाली लेयर आपको मोटी मिलेगी और ऊपर वाली लेयर पतली मिलेगी। ये हल्का सा स्पार्क था, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे जब चैप्टर खत्म होगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। उसने क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि मैं बीच पे गया, मैंने वहाँ देखा बहुत सारा रेत है, सैंड पार्टिकल्स रहते हैं बेटा, उस सैंड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स क्या हम काउंट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक, नहीं कर सकते। आपको भी यही लगता होगा। सिमिलरली अगर हम गैलेक्सी में कितने स्टार हैं, क्या उनको काउंट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टार के लिए फिर भी एक एस्टिमेशन दिया है, 100 मिलियन से लेके 300 मिलियन के बीच में स्टार्स आर एक्सपेक्टेड। लेकिन सैंड पार्टिकल्स के बारे में क्या इस टाइप का कोई एस्टिमेशन है? आई डोंट थिंक, नहीं है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए बेटा उसने शॉर्ट आउट करने के लिए नहीं दिए हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करने के लिए दिए हैं। जब भी आप जाओ तो अपने लेफ्ट राइट में, आप बीच पे गए, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, बीच पे गए तो सैंड पार्टिकल के बारे में सोचो। घर में हो, किचन में मम्मी पूरी बना रही है, आपके पापा पूरी बना रहे हैं, तो उस चीज़ को देखो, पूरी क्यों गर्म हुई, कैसे उसका एक ऊपर चला गया। इसी टाइप से आपके लेफ्ट राइट में देखो ध्यान से। Right from grade 6 we have observed the incredible diversity of plants and animals. हमने क्लास 6 से ही देखा है, there are lots of plants, animals are there. हमारे चारों तरफ इतने टाइप के प्लांट्स और एनिमल हैं कि हम सोच नहीं सकते। जो ये प्लांट्स और एनिमल हैं, इसको क्या बोला है बेटा? बायोडाइवर्सिटी। दो वर्ड से मिलके बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब बेटा कितनी टाइप की लाइफ फॉर्म है, जो लाइफ फॉर्म, एंड डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है, कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, उनके बारे में सोचो। ऐसा सोचो कि बिल्ली और कुत्ते में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों है, या फिर एक मच्छर है उसमें, बिल्ली में, कुत्ते में, उसमें क्या डिफरेंस है। इस टाइप से आप क्वेश्चन अराइज करते रहो। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, हमने डिफरेंट शेप ऑफ लीव देखी, हमने डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट देखे। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच ए वास्ट वैरायटी, नेचर ने इतनी वैरायटी क्यों क्रिएट की है? क्या ऐसा नहीं था क्या कि नेचर सिर्फ और सिर्फ आदमी पैदा कर देता, दैट्स ऑल? क्या जरूरत थी इतने टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स? कुछ तो रीज़न रहा होगा, वही सोचना है आपको। इज देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आपको क्यूरियस बनाता है? राइट इट हियर, उसे यहाँ लिखना है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा बेटा, इस बुक का मेन पर्पस स्पेशल आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है। दैट्स वाई उन्होंने नाम भी इसका क्यूरियोसिटी रखा है, उत्सुकता पैदा करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ उत्सुकता का। आपने देखा होगा घर में मेरे वॉशिंग मशीन रिपेयर के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन आया, तो छोटा बच्चा है, वो पक्का इलेक्ट्रिशियन के पास ही खड़ा रहेगा। अंकल ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे किया, ये ठीक ख़राब क्यों हो गई, अब ठीक कैसे करोगे? उसके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते, नेवर एंडिंग। उसी के कंपैरिजन में आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, आपके पिताजी, दादाजी, वो सब शांत हो गए हैं। अब वो लोग नहीं सोचते कि वो वॉशिंग मशीन आ रहा है, क्यों वो आया है, क्यों रिपेयर कर रहा है, कैसे रिपेयर कर रहा है, कैसे उसको ठीक करके चला जाएगा। वो उन्हें लगता है कि बस पैसे दिए, उनका रोल ख़त्म। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बेटा, हम अपना एक दायरा बना लेते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं थी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी, हर बच्चे में होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें लगता है मेरा काम है पढ़ना, मैं क्यों वॉशिंग मशीन रिपेयर करना मेरा काम नहीं है, मुझे तो IAS बनना है। इस टाइप से हमें अपना एक दायरा बना लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आई एम एक्स इंडियन एयरफोर्स, तो मुझे लगता है कि मुझे एयरफोर्स से बाहर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लिया मेरे घर के पास में ट्रांसफार्मर जल गया, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को फ़ोन करूँगा, वो लोग रिपेयर के ले आएंगे, करके चले जाएंगे। मैं ये नहीं ध्यान करूँगा कि मैं देख लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मुझे एयरफोर्स से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपको करना क्या है, आप अपने क्यूरियोसिटी के दरवाजे खुले रखिए, जो आपके सीनियर्स हैं उनकी तरह बंद मत होने दीजिए, उसे खुला रखिए, अपनी क्यूरियोसिटी को मतलब ज़िंदा रखिए और देखते रहिए आपके आसपास में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आप ये मानिए आप इस बुक का मेन पर्पज़ आपने जीत लिया है। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8. जो क्यूरियोसिटी है वो चलती रहेगी 8th क्लास में भी। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. जो अब तक आपको एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन यहाँ तक लेके आया, उसको और आगे लेके जाएंगे। In grade 6 we discovered how science begins with wonder. ग्रेड 6 में हमने क्या समझा बेटा, कैसे साइंस वंडर के साथ स्टार्ट होगी, विद सिंपल व्हाई। ग्रेड 6 में हमने वाई पे कंसंट्रेट किया, एंड हाउ और कैसे, क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। ग्रेड 7 में, 6 में हमने वंडर पे कंसंट्रेट किया, 7th में हमने साइंस का इवोल्यूशन पे कंसंट्रेट किया, कैसे साइंस इवॉल्व हो रही है। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन। हर एक जो आंसर आता है ना वो एक नए क्वेश्चन को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया बात खत्म, नहीं, क्वेश्चन आया उसका आंसर आया, अब ये जो आंसर आया एक नए क्वेश्चन से लिंक करेगा आपको, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ रहा है और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आपको लगेगा कि मुझे कम पता है। That each answer open new question and how our ideas can slowly change as we explore deeper. जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे उतना हमारा नए क्वेश्चन अराइज होंगे, उतने नए क्वेश्चन पैदा होंगे। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब 8th क्लास में क्या करेगा बेटा, हम एंटर करेंगे इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम इन्वेस्टिगेट करना सीखेंगे, किस पे कंसंट्रेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पे। ग्रेड 6 में हमने वंडर पे किया, ग्रेड 7 में हमने इवोल्यूशन पे किया, ग्रेड 8 में हम इन्वेस्टिगेटिव नेचर आपका पैदा करेंगे। वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर, जहाँ वंडर जो हमने 6th में सीखा था, इवोल्यूशन हमने 7th में सीखा था, वो साथ आएंगे टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। 8th क्लास में अब हम समझेंगे कि साइंस कैसे काम करता है, डिपेंडिंग ऑन द वंडर एंड इवोल्यूशन। We don't want you to just learn new facts. बेटा फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट था, मैं बता दिया आपको फैक्ट कि जो हमारे घरों में लाइट आती है वो 230 वोल्ट सप्लाई हुआ, एक फैक्ट है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इसको, मैंने आपको फैक्ट बताया, आपने उसको लर्न कर लिया, रट लिया, एग्जामिनेशन में गए वहाँ लिख के आ गए, दैट्स ऑल, आपकी ड्यूटी खत्म। आपको लग रहा है खत्म, नहीं, यहाँ ऐसा खत्म नहीं होगा। वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। अब जैसे ही आपको फैक्ट पता चले, आपको फैक्ट पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट पे काम करती है, आपके दिमाग में नया क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, तो सर ये 230 वोल्ट पे काम करती है तो क्या इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, क्या वहाँ भी 230 वोल्ट पे काम करती है? एक नया क्वेश्चन आया ना, और ये नया क्वेश्चन आपको एक नए आंसर के लिए तैयार करेगा, एक नए आंसर के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि अरे हाँ यार, इंडस्ट्री में क्या 230 वोल्ट चलती है क्या? तो उसके बारे में आपको सोचना है, वहाँ आपको आंसर मिलेगा कि नहीं। जहाँ हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ वोल्टेज 440 वोल्ट टाइप यूज़ करते हैं, डिपेंड करेगा किस टाइप की इंडस्ट्री है उस हिसाब से। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग। बहुत अच्छी लाइन है बेटा, जो इन्वेस्टिगेशन साइंस में है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को बस देखते रहो। वॉशिंग मशीन वाला आया, आप देख रहे हो, बस देख लिया, उसके बाद आस्किंग सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, उसके बाद बात खत्म। नहीं, यहाँ बात खत्म नहीं होगी। क्लास 8 में आपको क्या बताएगा, नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस क्वेश्चन। आपको और फोकस क्वेश्चन पूछने हैं, बिकॉज अब आप बड़े होते जा रहे हो। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, क्यूरियोसिटी का दरवाजा बंद नहीं करना है, खुलना है। अब आप मोर फोकस क्वेश्चन पूछोगे एंड डिजाइन वे टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चन। अब डिज़ाइन करोगे एक्सपेरिमेंट्स को कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे पता करूं, एंड देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग।
अब अपना ऑब्जर्वेशन का यूज करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अप करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि हाउ टू यूज क्वेश्चंस, क्वेश्चन का कैसे यूज करेंगे एज स्टार्टिंग पॉइंट, टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, ऑब्जर्व करेंगे हम बड़े ध्यान से, एक्सपेरिमेंट करेंगे थॉटफुली एंड एक्सप्लेन, फिर एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वी सी, हम क्या देख रहे हैं। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर। ऐसा करते वक्त आप सिर्फ लर्नर नहीं रहोगे। अभी तक का जो पुराना करिकुलम था बेटा, उसमें आप एक लर्नर की उसमें थे, लेकिन अब आप एक लर्नर नहीं रहोगे बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर। अब आप इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे, यंग साइंटिस्ट बन जाओगे। और नॉट ओनली यंग साइंटिस्ट, अगर आप इसी टाइप से बढ़ते रहोगे एक दिन आप फुल फ्लेज साइंटिस्ट बन जाओगे। एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल, अपने आसपास में जो रियल वर्ल्ड की पजल है ना उसको एक्सप्लोर करते हुए। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, यह है आपकी एवरीडे लाइफ से स्टार्ट करेगी। लाइफ, व्हाई डज डफ राइस, जो आटा गूथा है, मम्मी ने भटूरा बनाया, भटूरा बनाने के लिए आटा रखा या फिर डोसा बनाने के लिए आटा गूथा, वो जो डव बनाया वो क्यों राइज हो जाता है, क्यों ऊपर उठ जाता है। टू द बिगर मिस्ट्री, ये छोटा सा किचन से स्टार्ट किया, और बिगर मिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। और हम अर्थ के बारे में, हमें अपनी किचन से स्टार्ट करेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे। हम पूरी अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थ गर्म क्यों होती जा रही है, क्या रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं जिसे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आवर पेज नंबर वंस अगेन। जैसे जैसे आप इस बुक में नए पेजेस, नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको पेज नंबर के नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कशन बता रहे हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस, जो लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस रहेंगे, एट द बॉटम, उसके बॉटम में, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ ए रूट। आपको रूट दिखाई दे रही होगी, रूट के ऊपर पेज नंबर 2 लिखा हुआ है, आपको रूट दिखाई देगी और उस पर पेज नंबर लिखा होगा। यू विल फाइंड द इमेज ऑफ ए रूट सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन। तो बेटा जो ये इमेज है, रूट की जो इमेज बना के दी ना आपको, ये क्या सिंबलाइज कर रही है? ये सिंबलाइज कर रही है अपनी जड़ों के बारे में। सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन, जो सॉलिड फाउंडेशन है ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। ये हमें बता रही है कि कैसे हम कनेक्टेड रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, ट्रेडिशन के साथ, कल्चर के साथ और हेरिटेज के साथ। इन शॉर्ट ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें कभी भी मिस नहीं करना है, कभी भी हमें जड़ें छोड़ के, ठीक है अच्छी बात है आप ऊपर जाइए, लेकिन जड़ें नहीं छोड़नी, हमारे नॉलेज को, कल्चर को, उसके टच में रहना है, वो सिंबलाइज कर रहा है। ऑन द राइट हैंड पेजेस एट द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड ए काइट सोरिंग इन द स्काई। जैसे बेटा अभी नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नेक्स्ट पेज पे आपको काइट दिखाई दे रहा है इस टाइप से। इस टाइप से आप देखोगे बेटा एक काइट दिखा रखा है, एक काइट दिखा रखा है, उसके अंदर पेज नंबर 3 लिखा हुआ है। बता रहा है ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड ए काइट सोरिंग इन द स्काई। तो राइट साइड में आपको क्या दिखाई दिया बेटा? काइट दिखाई दिया, रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट। उत्सुकता को हमेशा फ्लाइट लेनी है इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, अगर हमें अननोन को समझना है तब। टुगेदर दीज टू सिंबल, ये दोनों सिंबल, द रूट एंड द काइट, इन्वाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन। आपको रियल ऑब्जर्वेशन में ग्राउंडेड रहना है, वाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू ओरिजिन। और ये जो पतंग है वो आपको दिखा रहा है कि आपको जड़ें पकड़ के रखनी हैं और आकाश में बहुत ऊपर उठ जाना है, आकाश में बहुत ऊपर चले जाना है, अपने कल्चर से, अपने बैकग्राउंड से, अपने हेरिटेज को टच में रखते हुए, नॉलेज को टच में रखते हुए और बहुत ऊपर चले जाना है, उसको सिंबलाइज कर रहा है।
Remember, investigation in science works best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. कब हम बहुत अच्छा कर पाएंगे? इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट, बहुत अच्छा करेगा वैन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड, जब हम बैलेंस करेंगे किसको? सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, हमारे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग भी हमें इस पतंग की तरह बहुत ऊपर ले जाएगी. यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन एट द बॉटम. ये बेटा लाइन देख रहे हो? इट्स अ काइंड ऑफ इस टाइप से लाइन बना रखी है. पहले ये पैटर्न बना दिया, उसके बाद इसी पैटर्न में इस टाइप से बना दिया, फिर उसको थोड़ा इजी कर दिया. तो वो बता रहा है देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स, इसके अंदर कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट्स हैं इन दीज एज वेल, बट डू नॉट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेजेस अ लिटल लेस बोरिंग. उसके अंदर कुछ साइंटिफिक थॉट छुपे हुए हैं, लेकिन अभी आज के स्टेज के हिसाब से, क्लास 8 के हिसाब से, अभी ये सिर्फ आपको डेकोरेशन टाइप लगेगा, सच दैट आपको बुक कम बोरिंग लगे. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity supported by strong roots and lifted by soaring idea might take place. अब बता रहा है कि अब ब्रीफ लुक लेते हैं, अब जो नेक्स्ट 12 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इस बुक में, उसके बारे में समझेंगे धीरे धीरे कि कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सोरिंग आइडियाज़ के साथ हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगी. फाउंडेशन के बारे में बेटा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, फाउंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मान लीजिए 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 मंजिल का घर है. अब मैं चाहूँ कि उसके ऊपर 20 मंजिल और बना लेता हूँ. इज़ इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है कि हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे बेटा. क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि मेरा घर जब डिज़ाइन किया गया था तो वो सिर्फ 2 मंजिल के लिए, जो उसका फाउंडेशन जो नीचे आर्क में डाला था ना, वो सिर्फ 2 मंजिल के हिसाब से डिज़ाइन था. मैक्सिमम मैं उस पर 1 या 2 मंजिल और बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 20 मंजिल उसके ऊपर और बना लूँगा. अगर मुझे शुरू से 20 मंजिल का घर बनाना होता तो इंजीनियर उसी हिसाब से फाउंडेशन उतनी गहरी डालते. तो वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो आपकी फाउंडेशन उतनी ही गहरी होनी चाहिए. जब आपकी फाउंडेशन गहरी होगी तभी आप स्काई में बहुत ऊपर जा सकते हो. दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन ए जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स वी कैन नॉट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर. अभी ये बता रहा है बेटा कि इस साल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा ना, फर्स्ट चैप्टर तो हम ये कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन है. सेकंड चैप्टर दैट इज़ ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन शॉर्ट माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और हम समझेंगे. और कहाँ तक जाएंगे? प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर. और लास्ट चैप्टर दैट इज़ अबाउट प्लैनेट अर्थ. हम छोटे से माइक्रोब से स्टार्ट करके पूरे अर्थ को कवर करेंगे इस बुक में. We will start by examining something as small as a single drop of water. अब ये बात कर रहा है बेटा सेकंड चैप्टर के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि किसके बारे में है? माइक्रोब्स के बारे में है. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक स्मॉल लिटल ड्रॉप ऑफ वाटर, उस जितना है माइक्रोब, और उससे भी छोटा जिसे हम देख भी नहीं सकते. एंड अनकवर हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में समझेंगे, अनकवर करेंगे हिडन वर्ल्ड को, अनसीन, जिसे हम देख नहीं सकते बट डीपली लिंक टू अस, लेकिन हमारे साथ बहुत ही डीपली लिंक है हमारी लाइफ में. एज ए फ्रेंड काम करता है, एज ए फो काम करता है, एक दोस्त की तरह काम भी करेगा, एक दुश्मन की तरह भी काम करेगा. सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर, उनमें से क्या है? कुछ हमारे हेल्पर हैं. मैंने बताया ना क्या है? फ्रेंड्स हैं, हमारी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर देयर दैट हेल्प अस इन द डाइजेशन, जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे खाने के पचाने में. दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. और प्रोड्यूस मेडिसिन. मेडिसिन में कैसे हेल्प करेगा बेटा? आपने ज़रूर सुना होगा एंटीबायोटिक के बारे में. तो एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया ही यूज़ किए जाते हैं. बैक्टीरिया को हमारे शरीर में डाला जाता है दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए. वाइल अदर कैन बी हार्मफुल. अब ये हेल्पर का एग्जाम्पल हो गया बेटा फ्रेंड का. इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड का. और जो हार्मफुल है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फो, जो हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं.
कॉजिंग इन्फेक्शन, जिनसे हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे आपने वायरस को, कोविड तो आपने सुना ही होगा। कोविड के टाइम में वो क्या थे, हार्मफुल थे, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक थे, जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आ गया इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 के लिए। कौन सा? चैप्टर नंबर 3 के को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हम हेल्दी कैसे रहेंगे। 6th क्लास में हमने पढ़ा था फूड के बारे में, 7th में हमने पढ़ा था, अब 8th क्लास में हम हेल्दी कैसे रहेंगे उसके बारे में बता रहा है। हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हम कैसे लड़ेंगे, इन्फेक्शन तो हो गया, अब उससे लड़ाई कैसे करेंगे। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, दवाइयाँ और जो वैक्सीन लगाते हैं वो सब हेल्प अस स्टे हेल्दी, वो कैसे हेल्प करते हैं हमें हेल्दी रहने में। एंड फाइट इन्फेक्शंस, हेल्दी रहेंगे तभी तो हम इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। बट दैट इज जस्ट द बिगिनिंग, लेकिन यह सिर्फ एक स्टार्टिंग है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। आज के टाइम में साइंस एक हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसके बारे में समझेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी, नेक्स्ट चैप्टर किसके बारे में है, करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ ईजियर। इलेक्ट्रिक करंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप अभी भी जहाँ बैठे होंगे, पंखा है, एसी है, लाइट जल रही है, कैमरा चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का ही तो रिजल्ट है। We depend on the heating effect of electric current to keep us warm। ये बेटा 2 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ, दिस इज रूम हीटर एंड दिस इज आयरन, जो आप कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है, जब भी किसी वायर में से, मान लीजिए ये वायर है, मैंने यहाँ से करंट पास किया, तो करंट पास करूँगा तो इसके अंदर बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट हीट जनरेट हो जाएगी इसके चारों तरफ, और यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ किया हमने रूम हीटर के लिए, आयरन के लिए, गीज़र में यूज़ करते हैं हम पानी को गर्म करने के लिए, उस टाइप से हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हेल्प मोटर रन एंड मशीन फंक्शन। अब इसी वायर में से जब करंट पास कर रहा था तो ये अपने चारों तरफ नॉट ओनली हीट जनरेट करेगा, हीट तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करेगा, जिसका हमने यूज़ किया। आपने देखा होगा पंखा है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, जो हमारे घरों में बोरवेल लगी हुई है, पंप के लिए यूज़ करते हैं, उन सब इक्विपमेंट्स में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करते ही करते हैं। दिस फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑल अबाउट फोर्सेस। नेक्स्ट चैप्टर किसके बारे में है, फोर्स के बारे में। हम इंडक्शन में पढ़ चुके हैं, अब फोर्स के बारे में समझाएगा कि फोर्स का कैसे पढ़ेंगे हम। यहाँ बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, यहाँ ये मत परेशान होना, कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 1 बाय 1 हम हर एक चैप्टर फुल डिटेल में करेंगे, पूरी गहराई में लेके जाऊँगा आपको, और उस चैप्टर को मैं फील कराऊँगा। साइंस जब तक फील नहीं होती, जैसे अभी एनसीईआरटी की नई बुक लॉन्च हुई है, NEP 2020 आया है, इसका पर्पज़ क्या है, आपको डेली लाइफ के साथ लिंक क्यों कर रहा है, टू मेक यू फील अबाउट दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को, साइंस, स्पेशली साइंस की बात करें तो साइंस जब तक आपके रोम छिद्र में ना आ जाए तब तक फील नहीं होगा। रटने का तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेवारी मेरी, मैं आपको बताऊंगा। So after watching electricity do work, we move on to study these forces. Next chapter में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस themselves, starting with those that makes objects speed up, slow down और change direction। अब क्या बता रहे हैं बेटा, ये फोर्सेस अपने आप में स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड, जो स्टार्टिंग में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट स्पीड अप करना शुरू करेगा। आपने स्पीड अप शुरू किया, फिर मुझे लगा कि सामने कोई आ गया, तो मैं क्या करूँगा, आई विल अप्लाई ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई किया तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, धीरे धीरे मेरा व्हीकल स्लो डाउन हो जाएगा और रुक जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे लेफ़्ट या राइट टर्न करना है, तो मैं फोर्स अप्लाई करूँगा और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लूँगा। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर। जैसे लड़की दिखाई है, ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकती है, कुछ दूर जाके आपने देखा होगा बॉल को मैं जितना भी फोर्स लगाऊं, एक सर्टेन हाइट तक जाके बॉल रुक जाती है और फिर वहाँ से
बैकवर्ड, नीचे की तरफ वापस आएगी। एयर फॉल बैक टू द ग्राउंड, बॉल फिर से ज़मीन की तरफ आती है। और व्हाई ए कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जो मैं एग्जांपल बताया, क्यों एक कार रुक जाती है जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तब। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रेशर। प्रेशर के बारे में समझेंगे, विंड्स के बारे में समझेंगे, साइक्लोन्स के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। बता रहा है हमें आइडिया ऑफ प्रेशर के बारे में। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही तो आइडिया ऑफ, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आएगा प्रेशर का। फोर्स और प्रेशर आपस में लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैंने इस सरफेस के, इतने सरफेस के ऊपर इस उंगली से प्रेशर अप्लाई किया, तो जो फोर्स जितना लग रहा था, फोर्स क्या है, ये आर्म इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, तो फोर्स कितने एरिया के ऊपर लगेगा वो प्रेशर डिफाइन करेगा। प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स ये छोटा सा एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। वेयर एज अगर सेम आर्म का फोर्स, इसी आर्म का फोर्स मैं पूरे एरिया के ऊपर अप्लाई करूँ तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मैं प्रेशर के बारे में बताया, द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। फोर्स और प्रेशर को हमने कोरिलेट कर लिया, और वही प्रेशर डिसाइड करेगा कि कैसे हवाएं बहती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हवा बिल्कुल धीमी सी आ रही है, जिसे जेंटल ब्रीज बोलते हैं, धीरे धीरे आ रही है, हल्की सी सुहानी हवा है। वही हवा कई बार बहुत तेज़ हो जाती है, स्टॉर्म, साइक्लोन उसके फॉर्म में आ जाती है, जो हमें बहुत, मतलब आप ये मान लीजिए पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है। कई घर उड़ जाएंगे, कुछ आदमी मर जाएंगे, लाइक दैट। वही बता रहा है, द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स, कैसे हवा बहती है। स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन ए जेंटल ब्रिज। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये दिल्ली है, ये कोई दूसरा शहर है रोहतक, अगर इन दो एरियाज़ में, अगर दिल्ली और रोहतक, इन दो एरियाज़ के बीच में प्रेशर डिफरेंस, मान लिया दिल्ली का थोड़ा ज़्यादा है और रोहतक का थोड़ा कम है, तो आप देखोगे एक जेंटल ब्रीज बहेगी। वेयरएज अगर यही प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इट विल, जो अभी तक बहुत सुहानी हवा लग रही थी उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, वो स्टॉर्म, साइक्लोन के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसके बारे में हम डीप में समझेंगे जब चैप्टर आएगा तब। A small difference in pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclone. तो जैसे मैं बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर साइक्लोन की फॉर्म में भी आ जाता है। So these forces are connected to powerful weather events like storm and cyclone. तो यही प्रेशर स्टॉर्म एंड साइक्लोन तक लेके जाएगा हमें, दैट अफेक्ट आवर लाइव्स, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी, जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर खेती को अफेक्ट करेगा, और हमारी इवन सेफ्टी को भी। जैसे मैं बताया, हो सकता है बहुत से लोग मर भी जाते हैं, घर भी उजड़ जाते हैं, इस तरह से। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और वाई वाटर बॉयल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, अच्छे से समझने के लिए कि एयर प्रेशर कैसे अप्लाई करेगी, या फिर व्हाई वाटर बॉयल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, जो पानी है जब उसको ऊपर आग के ऊपर रखूँगा तो वो कैसे बॉयल करना शुरू कर देगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू कर देता है। वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल। तो ये सब समझने के लिए अब हमें मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा। मटेरियल क्या है हमें ऑलरेडी पता है, जो हमारे चारों तरफ कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके अंदर मास है, वो मैटर है। अब मैटर को हम समझेंगे वन बाय वन। मैटर नॉर्मली कितने उसमें होता है बेटा, 3 फेसेस में रहेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वही सॉलिड एंड लिक्विड गैस के बारे में हम समझेंगे। वी नीड टू जूम इन टू दीज मटेरियल। अब इन मटेरियल, सॉलिड, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, तो हम इनके अंदर जूम इन करेंगे एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ, वो किस पार्टिकल्स के बने हुए हैं एंड हाउ दे मूव अराउंड। यहाँ ये सॉलिड है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ गैसेस फॉर्म में है। तो आप देखो
Everything around is made up of tiny particle in material that are solid. These particle cannot move. तो solid के बारे में बता रहा है. solid के बारे में जो particles हैं बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं, बिल्कुल पास पास, और उनका बॉन्डिंग भी, जो दो पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में एक तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी, बहुत पास पास होंगे, और इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो उनके बीच में डिस्टेंस है ना बहुत कम होगी, और बॉन्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी. और बॉन्डिंग ज़बरदस्त है तो अब ये मूव नहीं कर सकते, दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा. आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड टाइप है कि छोड़ के नहीं जाएगा, तो उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी वाली है. तो इसे इस डायग्राम को देखो बेटा, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, और उसके बीच में बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगी. वेयर जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो यही डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी और बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी. कमज़ोर हो जाएगी तो ये लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं. इसीलिए आपने लिक्विड में देखा होगा पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं, वेयर एज इन सॉलिड वो पास पास रहेंगे और मूव नहीं करते हैं. वही चीज़ पहले सॉलिड में पास पास थे, लिक्विड में थोड़ा दूर चले गए, गैस में बहुत दूर चले जाते हैं. गैस में वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हैं कि वो फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं. ये देखो बेटा, गैस में क्या है, वो जहाँ मुड़ क्या चल दिए निकल दिए. सॉलिड दीज पार्टिकल कैन नॉट मूव मच, सॉलिड में मूव नहीं कर पाएंगे. वाइल इन गैसेज दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, जैसे यहाँ दिखा रखा है बेटा इस डायग्राम में, वो पार्टिकल आराम से जहाँ मुड़ क्या निकल लिए. क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस. क्लासिफाइंग, सर ये क्लासिफाइंग क्या है? क्लासिफाई को समझाता हूँ. ये बोल रहा है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है साइंस का. क्लासिफाई को समझना है तो एक बात बताओ बेटा, मान लिया आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, तो अगर उन 2000 बच्चों को मैं बोल दूं बेटा जहाँ मूड करे बैठ जाओ, जिस टीचर का मूड करे उसके पास पढ़ लो, तो क्या उनको कंट्रोल करना आसान होगा? नहीं बेटा. आपको आपकी एज के हिसाब से, आपके प्रीवियस क्लास के हिसाब से आपको अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. 6, 7, 8, 9, 10 सबको अलग अलग. और अब मान लिया 8 क्लास में ही 200 बच्चे हो गए, तो अब 8 क्लास को भी एक साथ नहीं रखा, उसको भी अलग अलग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस टाइप से डिवाइड कर दिया गया. क्यों कर दिया गया है? ताकि आपको अच्छे से मैनेज किया जा सके, आपको अच्छे से पढ़ाया जा सके, आपको अच्छे से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. सिमिलरली आप घर में एग्जांपल देख लीजिए. घर में हमारी मम्मी क्या करती हैं, अगर पूरे परिवार के कपड़े अलमीरा में डाल रहे हैं और जहाँ मन किया रख दिया, तो कपड़ा निकालना, कपड़ा ढूंढना कितना टीडियस टास्क हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा एक कपड़ा निकालना. लेकिन मम्मी हो सकता है अनपढ़ भी हो, लेकिन वो कितनी इंटेलिजेंट है सोचिए. उन्होंने क्या किया, अलमीरा में हर एक आपके लिए एक अलग ड्रॉर बना दिया, आपके पापा के लिए अलग, मम्मी के लिए अलग, दादी जी के लिए अलग, दादाजी के अलग, पूरे अलग अलग, सबका अलग अलग है. और एक बना दिया कंबाइन, जहाँ पूरे सर्दियों के कपड़े, कंबल, चादर वगैरह एक जगह रख दिए. तो अब जब आपको कपड़ा ढूंढने जाना है, आपकी खुद की ड्रेस ढूंढने जानी है, तो आप क्या करोगे? आप सीधा अपने ड्रॉर में जाओगे, अपने कपड़े निकालोगे, पहन लोगे. कितना आसान हो गया. तो इसीलिए बोल रहा है बेटा, क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस. वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर. ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया बेटा, जहां हम एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, कंपाउंड के बारे में समझेंगे और मिक्सचर के बारे में समझेंगे. इसमें बता रहा है वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल, जो हमारे चारों तरफ मटेरियल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एलिमेंट, दैट इज प्योर सब्सटेंस. अभी तक 118 एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं. कंपाउंड्स जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं और केमिकली बाउंड होते हैं. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के और केमिकली फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कंपाउंड बोला. वेयरएज मिक्सचर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाया लेकिन वो केमिकली अटैच नहीं हुए, फिजिकली अटैच हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर. दैट इज कम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली. मिक्सचर क्या है? फिजिकली मिक्स हुए हैं तो उनको ईजिली सेपरेट भी किया जा सकता है. वंस वी नो हाउ पार्टिकल कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन. नेक्स्ट चैप्टर आ गया. जब हम समझ गए वंस वी नो हाउ पार्टिकल कंबाइन और मिक्स, कैसे पार्टिकल कंबाइन होते हैं और मिक्स होते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन. अब हम सॉल्यूशन को समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ शुगर डिजोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट. सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन अभी तक आपने ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं है. सॉल्यूशन, सॉल्वेंट्स, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे.
जैसे बेटा मम्मी क्या करती हैं, पानी लिया, पानी में चीनी डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, ये क्या है? ये बेटा आपने उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। इसी सॉल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेगा लाइट के फॉर्म में। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल और मिक्सचर से निकल के हम मूव कर रहे हैं, वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अब हम लाइट के वर्ल्ड में मूव करेंगे, और जो ऑलरेडी हम 6th और 7th में एग्जैक्ट सेम नाम से हम पढ़ चुके हैं। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व मिरर। अब बता रहा है, हमने देखा है कि लाइट कैसे मूव करती है। एक फ्लैट मिरर है, इस पे यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट रे आई बेटा, इस पर्टिकुलर इस जगह से रिफ्लेक्ट होके एक एंगल पे चली जाएगी। किस एंगल पे जाएगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली ये रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा है। ये हमने बताया प्लेन मिरर के बारे में। सिमिलरली हो सकता है मिरर हमारा इस शेप का हो सकता है इस शेप का हो। इन्हें बोला गया है कर्व मिरर। दिस वन इज कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर का एग्जांपल है। दिस वन इज कन्वेक्स मिरर। बच्चों को ये याद नहीं रहता कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है। उसके लिए सिंपल सा है, जिसमें आपको कनकेव दिखाई दे। कौन केव, केव मीन्स गुफा। ये गुफा दिख रही है, जिसमें गुफा दिखाई दे, दैट इज कनकेव, एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स। दैट्स ऑल। और इनको कंबाइन फॉर्म में, अगर मैं इनको कंबाइन बोल दूं तो इन्हें बेटा कर्व मिरर बोला गया, और दिस वन इज प्लेन मिरर। We will study how light rays reflect off flat and curved mirror. फ्लैट में से कैसे होगा और कर्व मिरर में से कैसे रिफ्लेक्शन होगा। एंड बैंड्स व्हेन पासिंग थ्रू द लेंसेज। नेक्स्ट बता रहा है बेटा लेंसेज के बारे में। इस टाइप के लेंसेज आपने पढ़े होंगे, लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। और हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी एन इमेज इन ए शाइनी मेटल स्पून। आपने पढ़ा था लाइट में, एक शाइनी मेटल स्पून है, उसके जब अंदर मैं देख रहा हूँ तो मेरा फेस कुछ और दिखाई देगा। जैसे जैसे मैं उसको दूर ले जाऊँगा तो अपसाइड डाउन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली। सर ये करेक्टिव ग्लासेस क्या हैं? जिसे बेटा हम सिंपल लैंग्वेज में चश्मा बोलते हैं ना, करेक्टिव ग्लासेस, जो आई साइट को करेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी वियर किया है, मैंने पहना हुआ है, तो इसका कैसे यूज़ होगा वही बता रहा है। हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली, साफ देखने में हेल्प करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ए पॉलिश मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, रफ सर्फेसेज रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। अभी बेटा नेक्स्ट चैप्टर में लेके जा रहे हैं हमें यहाँ से कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिश मिरर हमें हेल्प करते हैं देखने में, कुछ रफ सर्फेसेस रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मून के बारे में बताएगा। इट इज़ नॉट जस्ट ए पॉलिश मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सर्फेसेज रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिश मिरर ही रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ रफ सरफेस हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो डज द मून। कौन रिफ्लेक्ट करता है? मून। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन की डिपेंड होते हुए ए स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ द मून दैट वी सी इन द स्काई। ये दिखा रखा है बेटा, मून लाइट के बारे में समझाया है आपको। जैसे स्टार्टिंग में पूर्णिमा का दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। फिर क्या होगा, चांद थोड़ा सा एक साइड से कट जाएगा, इस टाइप से थोड़ा सा एक साइड से लगता है कि कट गया है। फिर थोड़ा और कम होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आधा टाइप दिखाई देगा, फिर क्या बिल्कुल पतला सा दिखाई देता है, इसे क्रेसेंट फेस बोलते हैं। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब हमें पूरा का पूरा चांद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, पूरा डार्क होगा, दिखेगा ही नहीं, यहाँ पूरा दिखाई नहीं देगा। तो वही मून फेसेस देखो इस ड्राइंग में दिखा रखा है आपको। तो ये कैसे है इस चैप्टर में समझेंगे। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून्स फेसेस अलाउड ह्यूमन्स टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर। जब हमने मून के फेसेस देखे तो उससे हमें एक आइडिया आया और फर्स्ट टाइम कैलेंडर्स डिवाइस हुए। बाई कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड लूनर साइकिल। जब हमने कंबाइन किया केयरफुल ऑब्जर्वेशन को, किसके केयरफुल ऑब्जर्वेशन? सनराइज, सनसेट और लूनर साइकिल्स। जब हमने इन सब चीज़ों को कंबाइन किया, वेरियस कैलेंडर केम इनटू बीइंग, डिफरेंट टाइप के कैलेंडर आए।
बेटा आजकल एक बहुत दुख की बात है, बच्चों को कैलेंडर्स का ही नहीं पता है। बच्चों को सिर्फ ये जो इंग्लिश कैलेंडर आ रहा है ना, जो अभी आज के हिसाब से 2025 चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का पता है। जो विक्रमी संवत वाला कैलेंडर है उसका नहीं पता है, हिजरी जो मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं उसका नहीं पता है। मुस्लिम धर्म के हिसाब से बेटा उनके जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो डिज़ाइन था, जो अभी इंग्लिश कैलेंडर जो 2025 वो क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से डिज़ाइन है। हमारा जैसे हिंदू लोग हैं उनका कैसे है, विक्रमी संवत के हिसाब से डिज़ाइन है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स आर देयर। आप लोगों को उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। Various calendar came into being. Is not it fascinating that the calendars which determine our routine? क्या ये fascinating नहीं है, अद्भुत नहीं है, ज़बरदस्त नहीं फील होता आप लोगों को कि जो कैलेंडर which determine our routine, जो हमारा रूटीन डिटरमाइन करते हैं ऑन अर्थ पे हमारे रूटीन को डिफाइन करते हैं, आर लिंक टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फार बियॉन्ड आवर प्लेनेट। उसके बारे में ये समझा रहा है बेटा कि आपको ये फैसिनेटिंग नहीं लग रहा कि हम जो अर्थ पे रह रहे हैं एक कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं जो हमारी पूरी रूटीन को डिसाइड कर रहा है कि संडे रहेगा, मंडे रहेगा, क्या रहेगा, कल कौन सा दिन है। वो हमने लिंक किया किससे? मून से। हमने लिंक किया है सूरज से, सनराइज से, सनसेट से, लूनर साइकिल से। तो क्या आपको अद्भुत नहीं लग रहा? उसी के बारे में इसमें समझेंगे। बट इट इज़ not just calendar of the movement of the sun and the moon that are linked. Right here on earth there are marvelous and complex pattern of relationship between living organism and their environment. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर जो मोमेंट ऑफ सन एंड मून से लिंक हैं, इसके अलावा अर्थ के ऊपर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टाइनीएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, जो भी जिंदा चीज़ है, जो सबसे छोटा हमें वायरस फील होता है कि वायरस सबसे छोटा है, उससे सबसे बड़ा एनिमल जो कि व्हेल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। उसके बारे में समझेंगे। फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रास से स्टार्ट करके हम ट्री के बारे में समझेंगे। कहीं छोटा सा घास है और कहीं बड़े बड़े पेड़ हैं, उन सब के बारे में समझेंगे। डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड देम। वो डिपेंड करेगा, ये जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? एयर, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी और दूसरे ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, उसके आसपास में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर। फॉर्मिंग द इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया बेटा, इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम बनाएंगे दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। वो इकोसिस्टम जो हमारी प्लेनेट के ऊपर, हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं। सर ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेटा सिंपल है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में आपने देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़ा, सब कुछ रह रहे हैं, शेर, चीता, सब रह रहे हैं। और सोचो उनको बाहर से कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में घास को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को लॉयन ने खा लिया। इस टाइप से उन्होंने एक चेन बना रखी है, फूड चेन बना रखी है, फूड वेब बना रखा है। लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना पूरा सिस्टम बनाते हैं। इसी को इकोसिस्टम कहा गया है। एक लेक जो झील होती है वो भी अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम है। एक शहर है, सिटी है जिसमें आप और हम रह रहे हैं। यहाँ भी ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, हमारे घरों में कॉकरोच, चींटी, सब कुछ हमने एक इकोसिस्टम बना रखा है। इस टाइप से बेटा इकोसिस्टम के बारे में हम समझेंगे। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर। अब लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। लास्ट चैप्टर किसके बारे में बेटा? अर्थ के बारे में। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर, सब चीज़ को कंबाइन कर देंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ। अब समझेंगे अर्थ को, क्या चीज़ है अर्थ पे जस्ट राइट, अर्थ को बहुत सही बना देता है लाइफ के लिए। ऐसा क्यों है कि अर्थ के ऊपर ये लाइफ सस्टेन कर सकती है। एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लेनेट नाउ फेसेस, और हमारा प्लेनेट अर्थ जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उनको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसे स्पेशल बना देता है कि जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसी प्लेनेट पे नहीं कर रही है।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस। पहला रीज़न बताया बेटा कि जो अर्थ है वो सन से एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है। मान लो दिस इज द सन, तो जो हमारी अर्थ है वो इतना पास भी नहीं है कि बहुत ही गर्मी लगे, या फिर इतना दूर भी नहीं है कि बहुत ही सर्दी लगने लग जाए। एक बीच में है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है जहाँ ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ लाइफ सस्टेन कर सकती है। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, और पानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है हमें। एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन, और इसके साथ अर्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है बेटा, कमेंट में बताओ। टोटल 4 लेयर रहेंगी। तो ये 4 लेयर अर्थ के ऊपर इस हिसाब से डिज़ाइन है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, इसके अंदर हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, जो हमें ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, नॉट ओनली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, साथ में जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, यूवी रेज आई, उस यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन भी देगा। शील्ड एक शील्ड की तरह काम करेगा, हमें बचा के रखेगा। वाइल शिल्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लेनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जो ह्यूमन की एक्टिविटी है ना बेटा, हम लोगों की एक्टिविटी इस अर्थ के ऊपर कैन कॉज स्मॉल चेंजेस, उससे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, और ये थोड़े थोड़े चेंजेस बढ़ के क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलके बहुत बड़ा डिजास्टर्स वो कर सकते हैं। तो चेंजेस किस में आएंगे बेटा, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ में, जो हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहे हैं पूरे के पूरे, विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिसके। क्लाइमेट पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ बेटा। अर्लियर टाइम्स में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, बारिश सिर्फ और सिर्फ मानसून के टाइम में आती थी, एंड दैट टू बी रेनी सीजन के टाइम में बारिश आती थी। उसके बाद नॉर्मली विंटर में या समर में नहीं आती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंजेस, बारिश का जब मूड किया तब आ गई, सर्दियों में बारिश आ रही है आजकल। तो बहुत खतरनाक है हेल्थ के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, और सस्टेन ऑफ लाइफ के लिए भी। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कशन की, उन बोथ द प्रॉब्लम्स के हार्ट में एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन के भी, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के हार्ट में क्या है, इज अस, हम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है, हम हैं सर। ग्लोबल वार्मिंग किसने क्रिएट की, ह्यूमन बीइंग ने की। उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसको दबाएगा कौन, वो भी हम ही हैं। प्रॉब्लम क्रिएटर भी हम ही हैं और सॉल्यूशन भी हम ही करेंगे, इसीलिए हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है। वी आर द वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, हम वो हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन, और हम ही हैं हु कैन, जो कर सकते हैं, या फिर एंड मस्ट, करना ही है। हम कर भी सकते हैं और करना भी है, इसीलिए मस्ट वर्ड का यूज़ किया है। यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शन, हम साइंस को यूज़ करेंगे और हमारे एक्शन को गाइड करेंगे, किस लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेजेस, और यही प्रिंसिपल जो हमने मिडल स्टेजेस में यूज़ किया है, कौन सा, ऑब्जर्व करना, मेजर करना एंड एक्सपेरिमेंट करना, विल बी की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। तो एक बैलेंस बना के रखेगा जिससे कि लाइफ एक बैलेंस रहे। द चैलेंजेस अहेड, जो आगे चैलेंजेस आएंगे, वुड नॉट ऑलवेज बी ईजी, वो आसान रहने वाले नहीं हैं। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। हम आशा करते हैं, राइटर क्या बोल रहा है बेटा, हम आशा करते हैं यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, आप इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। अगर इस बुक का मेन पर्पज़ है बेटा आप लोगों के अंदर अच्छी आदतें डालना, आपको महसूस कराना कि जो अभी अर्थ के ऊपर बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्लैश फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उन सब को
प्रॉब्लम क्रिएटर भी हम ही हैं और सॉल्यूशन करने वाले भी हम ही हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि ह्यूमन बीइंग ही सॉल्यूशन कर सकता है और हम इस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तब हम इस बुक का मेन पर्पस शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आता है बेटा वही जो हमने स्टार्टिंग में समझा था, जो हमें पहला क्वेश्चन स्पार्क किया था, क्या कि पूरी की एक साइड पतली क्यों हो जाती है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन वी आस्क ऑन द फर्स्ट पेज। जो हमने फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पूछा था उसी के ऊपर चलते हैं। व्हाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर? पूरी की एक साइड पतली क्यों है दूसरी साइड से? जैसे मैं बताया था बेटा, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने इसके बारे में सोच लिया होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे इसके बारे में पूरा एनालाइज भी कर चुके होंगे। मैंने वही डायग्राम फिर से बनाया बेटा। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर। साइंस आपके चारों तरफ है। यू डू नॉट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको एक बहुत बड़ी CSIR, DRDO इस टाइप की लेबोरेटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल में साइंटिस्ट हैं तो अपने आसपास से एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट, इवन योर किचन एट होम इज़ ए वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। इवन आपके घर में जो किचन है वो एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ आप ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन अराइज करें। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विद योर क्यूरियोसिटी। अब आपको क्या करना है? अपनी क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से शुरू हो जाना है बस। केयरफुल ऑब्जर्व करना है एंड आस्किंग व्हाट हैपन्स, और पूछोगे क्या होगा यदि, इफ, यदि ऐसा हुआ तो। बार बार क्वेश्चन अराइज करो, तो फिर क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हैव यू नोटिस हाउ ए पूरी और ए भटूरा puff up when placed in a hot oil? पूरी या फिर भटूरा, भटूरा पंजाबी फूड है बेटा, मैदा से बनाया जाता है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि पूरा या भटूरा जब मैंने ऑयल में रखा तो कैसे पफ अप हो गया, कैसे फूल गया। और हाउ ए फुल्का, फुल्का मीन्स रोटी, स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। जब मैं उसको फ्लेम के ऊपर रखता हूँ रोटी को और पलटता हूँ तो आपने देखा होगा फुल्का भी या फिर रोटी जो बोलते हैं वो फूल जाती है। Why does it puff up like a balloon? वो बैलून की तरह से क्यों फूल जाता है? And why is one side thinner than the other? आप रोटी की बात कर लो, भटूरे की बात कर लो या फिर पूरी की बात कर लो, एक साइड हमेशा पतली मिलेगी। And you can too. Let us see how we can investigate this simple everyday phenomena like a scientist would. अब हम समझेंगे कि अगर मेरी जगह 8th क्लास के बच्चे की जगह अगर एक साइंटिस्ट होता तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करता। तो आपको किचन से कोरिलेट करके साइंटिस्ट, वो जो वर्ल्ड है साइंटिस्ट का, उसके बारे में बता रहा है कि लेबोरेटरी में कैसे काम किया जाता है। आप किचन में भी सेम कर सकते हो। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। पहले हम एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे ए पूरी पफ अप। हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे पूरी पफ अप करती है व्हेन फ्राइड। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, व्हाट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल। हम दो चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे, क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम चेंजेस ला सकते हैं, कौन से चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं। And what can we observe to see if these changes made any difference? और क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ये चेंजेस लाए, उसके बारे में। इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड साइज ऑफ द रोल्ड डफ। पहली चीज़ क्या बता रहा है बेटा, पहले रफ सा सोचो, आप एक बार रफ सी सोचो। मैंने पूरी बनाई, पूरी बनाते वक्त में क्या क्या चीज़ है, हम इसकी बात नहीं करें, पहले रफ अपने दिमाग से सोचो। पूरी बनाते वक्त हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सर हम एक काम करते हैं, पहले आटा चेंज कर लेते हैं। आटा कैसे चेंज करेंगे? सर पहले हम गेहूं का आटा बना लेंगे, फिर मैदा यूज़ कर लेंगे, फिर बेसन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 2-3 टाइप के आटा चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, और उसके अलावा क्या चेंज कर सकते हैं? सर हम पूरी में वाटर कंटेंट का चेंज कर सकते हैं। वाटर कंटेंट कैसे चेंज कर सकते हैं कि सर पहले एक काम करेंगे, बिल्कुल सूखा सा आटा बनाएंगे, जो आटा गूंथ रहे हैं ना सूखा सा रखेंगे, फिर उसको मिडल टाइप का रखेंगे, फिर उसको पानी ज़्यादा डाल देंगे सच दैट वो बहुत गीला हो जाए। हाँ कर सकते हैं। उसके अलावा सर हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। कैसे?
सर जो पहले मैंने ऑयल तैयार किया था ना ये पूरी बनाते वक्त कढ़ाई में जब, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, उसको हल्के हल्के गरम में पूरी डालूंगा, फिर और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, फिर और ज़्यादा। इस टाइप से मैं टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ सर, और भी कर सकते हैं। उसके बारे में धीरे धीरे समझते जाते हैं। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा, बेसन, वो सब कुछ अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। पहले स्लो फ्लेम पे रखेंगे, फिर ज़्यादा पे, फिर ज़्यादा पे। While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil or try and drop the rolled dough into the oil in different ways. अब जो पूरी डाल रहे हैं ना, पूरी डालते वक्त वो भी पहले एक बार वर्टिकली डाल दी, फिर ऐसे एक पर्टिकुलर 45 डिग्री के एंगल पे डाल दी, फिर साइड से धीरे से टपका दी, उस टाइप से भी कर सकते हैं। Slide it at an angle slowly. Notice that these are things that we can control. तो नॉर्मली हम ये 2-3 चीज़ें चेंज करके दे सकते हैं। However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe. पहले तो चेंजेस के बारे में बात कर ली, बाद में बात कर रहा है what we can observe. हम क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं? Some of these may have just yes or no answer. जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अब एक साइड में मैंने लिख लिया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बेटा कुछ आंसर इस टाइप के हो सकते हैं, यस या नो टाइप के, या फिर कुछ आंसर कैसे हो सकते हैं जो पर्टिकुलर मुझे कुछ बताना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, जहाँ मुझे लिखना होगा। तो इस टाइप से 2 टाइप के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ अप, यस या नो, पूरी पफ हुई या नहीं हुई, तो उसका हम आंसर यस या नो में कर सकते हैं। और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पूरी पफ अप, हम वो सेकेंड्स काउंट कर सकते हैं कि पहला ऑब्जर्वेशन मैंने पहले पूरी डाली तो कितने सेकंड के बाद पफ अप हुई, 10 सेकंड के बाद। दूसरी पूरी डाली जब मैंने फ्लेम कम किया, तब दूसरी पूरी डाली, तब कितने, तीसरी पूरी डाली जब मैंने बहुत गर्म कर दिया, तब क्या, कितना टाइम लगेगा। इस टाइप से हम उसको प्लान कर सकते हैं। वी कैन चेक वेदर ए वेरी थिक लेयर ऑफ डव स्टिल गिव ए थिन साइड टू द पूरी। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मैं एक बहुत मोटी पूरी बना दूँ, मोटी पूरी डाल के अब उसको फ्राई करके देखता हूँ क्या उसमें भी एक साइड पतली होगी क्या। It is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जो ये पूरी कहानी बता रहा है ना, उसका निचोड़ है ये। मान लिया मैं पूरी तल रहा हूँ, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने ट्राई किया कि कुछ आटा, मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पानी एवरेज डाला, पूरी फूल गई। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम चेक करना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ को चेंज करूँ, या तो आटा को चेंज करूँ और इन 2 को फिक्स रखूँ। समझ रहे हो? आटा चेंज किया तो इन 2 को नहीं छेड़ना है मुझे, या फिर अगर टेम्परेचर मुझे बढ़ाया है तो फिर इन 2 को मैं फिक्स रखूँगा। वही चीज़ समझा रहा है बेटा। बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट ए टाइम वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। जैसे हम यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 में से जब भी मुझे एक चीज़ को करना है तो इन 2 को पक्का फिक्स रखो, जैसा पहले वाला एक्सपेरिमेंट किया था सेम ऐसे इन 2 को फिक्स रखो, सिर्फ इस तीसरी चीज़ को चेंज करो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है सर अब मुझे ये वाली चीज़ चेंज करनी है, तो ठीक है इसको चेंज करो, इन 2 को फिक्स रखो। इस टाइप से आप ये करेंगे। For example, if you wanted to see the effect of boiling hot and not very hot oil, तो अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि भाई टेम्परेचर का कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, मैंने स्लो फ्लेम पे किया, फिर ज़्यादा पे किया और ज़्यादा पे किया, तो वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डव ऑफ द सेम थिकनेस। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को वेरिएबल रखना, टेम्परेचर को चेंज करना और कोई चीज़ चेंज मत करना। उसका साइज़ भी, आटा भी कौन सा यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ चेंज नहीं करना। एंड ड्रॉप देम इन द सेम वे, और उसी तरीके से जैसे पहली बार हमने वर्टिकली डाला था तो अब भी वर्टिकली डालो और कुछ चीज़ मत करो। इट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट लाइन, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो बेटा, ऑलवेज हैव अ नोटबुक विद यू। अब नोटबुक है तो लिखेंगे किससे, एक पेन भी चाहिए। ये चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे याद रह जाएगा सर, कोई बात नहीं 3 ही चीज़ें तो चेंज करनी है, याद रह जाएगा। बेटा याद नहीं रहता है एट द लास्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी रियल लाइफ से। हिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी
बहुत पहले एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सोचा अरे यार मुझे याद रह जाएगा, मैं अपने बच्चे को बताऊंगा, वो अपने बच्चे को बताएगा, लाइक दैट हिस्ट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर उनमें से एक भी ने नहीं बताया तो हिस्ट्री गायब। और वही हुआ हमारे साथ। हमारी हिस्ट्री जहाँ भी लिखी हुई है वो हमें कंफर्म मिलती है और हम उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, हाँ सर ऐसा है, और है क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ रिटर्न हिस्ट्री नहीं है वहाँ हम नहीं पता है। तो इसीलिए लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नोटबुक और पेन हमेशा रखिए। कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग, जो आप कर रहे हो उसको लिखते रहो। दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक? क्या ऑयल स्प्लैटर किया, स्मेल किया या धुआं उठा? एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन। एक एक्सपेरिमेंट के बाद आप नए क्वेश्चन अराइज होंगे। डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड ऑफ? क्या पूरी अच्छी तरीके से पफ हुई क्या? कब? जब मैंने फ्रेश आटा यूज़ किया या फिर स्टोर आटा यूज़ किया, मीन्स बासी आटा यूज़ करूँगा तो क्या पूरी अच्छे से फूलेगी या फिर ताज़ा वाला? ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। व्हाट हैपन्स इफ़ आई प्रिक ए होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग? अगर मेरी जो पूरी थी बेटा, फ्राई करने से पहले अगर मैं उसके अंदर एक होल कर दूं, इस टाइप से एक होल कर दूं, क्या मेरी पूरी पफ करेगी? कर सकते हैं। दैट इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। ये वो तरीका है जिससे आप किचन से स्टार्ट करके एक लैब, बहुत एडवांस लैब है, वहाँ भी यही तरीका यूज़ किया जाएगा जो अभी आपने किचन में किया। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। इसको बोला गया है बेटा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। आपने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कैसे किया? सिस्टमेटिक तरीके से। एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पूरी स्वेलिंग इज नॉट रियली कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे। ये क्या बता रहे हैं सर? जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो ये आज तक का ऑब्जर्वेशन है, जो अभी मैं पूरी के बारे में बात किया, इज़ नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय द साइंटिस्ट टुडे। साइंटिस्ट को भी रियली में नहीं पता है कि ये कैसे पूरी फूली थी। सोच रहे हो? इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो वेदर इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ ए पूरी और द श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द बोन आफ्टर पूर्णिमा, या तो वो पूरी की बात कर लो या जो चांद का हमने श्रिंकिंग पार्ट देखा पूर्णिमा में जैसे जैसे घट रहा था, लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन को गाइड यू अलॉन्ग योर एक्सप्लोरेशन, अपने एक्सप्लोरेशन में गाइड होने दो इनटू द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसको अपने आपका जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड है ना, उसमें उड़ने दो, अपने आप को उड़ने दो। और लास्ट में उसने क्या बोला? हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। इसके साथ बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको सब कुछ क्लियर है, अगर सही क्लियर है तो लिख दीजिए ऑल क्लियर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ आया है। अगर अभी तक आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आप ये मानिए बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ फील कराऊंगा। जब तक आप साइंस को फील नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मैं एक ट्रांसलेटर की तरह काम नहीं करूंगा। बहुत सी जगह आप देखोगे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे और आपको लगेगा कि ये तो 30 मिनट्स में हो गया है। हाँ, उसने ट्रांसलेट किया, आपको हिंदी में समझा दिया, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हर चीज़ को आपको फील करना चाह रहे हो, साइंस को फील करना चाह रहे हो, तो कनेक्ट विद अस ऑन आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।